Welcome to my channel. The Specific Relief Act 1963's playlist is going on, and today's session we are covering section 14 and 14A. Right बच्चे? सेक्शन 14 हमें बताता है कि ऐसे कौन से कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जिनको हम स्पेसिफिकली परफॉर्मेंस के लिए एनफोर्स नहीं कर सकते, एंड 14A बताएगा कि व्हाट आर द पावर ऑफ कोर्ट्स टू एंगेज द एक्सपर्ट्स. सो लेट्स स्टार्ट. सेक्शन 14 को पहले कवर करेंगे. दैट कवर द कॉन्ट्रैक्ट्स नॉट स्पेसिफिकली एनफोर्सिएबल. ऐसे कौन से कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जिनको कोर्ट स्पेसिफिकली एनफोर्सेबल नहीं करवा सकती, मतलब ये एक्सेप्शन है. हमने पढ़े थे ना एक्सेप्शन 3 सेक्शन 10 में. तो ये एक्सेप्शंस हैं कि जिनको स्पेसिफिकली एनफोर्स नहीं करवाया जा सकता, मतलब कोर्ट्स इनके लिए परफॉर्मेंस का ऑर्डर नहीं देगी. तो लेट्स स्टार्ट. द वेरी फर्स्ट इज where a party to the contract has obtained substituted performance. मीन्स आपने उस कॉन्ट्रैक्ट के ना होने के बजाय उसकी जगह कोई दूसरी परफॉर्मेंस सब्सटीट्यूट करवा ली थी. ठीक है, परफॉर्मेंस. अब जब आपने सब्सटीट्यूटेड परफॉर्मेंस करवा ली है तो कोर्ट क्यों आपको कहेगी कि आप स्पेसिफिकली एनफोर्स भी करिए, या कोर्ट की अब तो नहीं बनती कि स्पेसिफिकली परफॉर्मेंस करवाए, क्योंकि जो फोल्टिंग पार्टी थी उसने दूसरा परफॉर्मेंस करके दिया है टू द पर्टिकुलर पार्टी को. ठीक है, अब बच्चे हम इससे रिलेट करेंगे सेक्शन 20 ऑफ दिस सेम स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट. तो आपको पता लगेगा कि सेक्शन 20 कैसे रिलेट करता है सेक्शन 14 से. सो सेक्शन 20 कहता है कि except agreed between the parties where contract is broken due to non performance by any party. किसी पार्टी की वजह से कॉन्ट्रैक्ट टूट गया है, द पार्टी हु सफर्स बाय सच ब्रीच, जिसको सफरिंग होती है, शैल क्या करेगी. सपोज पहले आप एक एग्जांपल लीजिए. ए है, बी है. ए कॉन्ट्रैक्ट टू कंस्ट्रक्ट द हाउस ऑफ बी. कॉन्ट्रैक्ट होता है कि मैं आपके घर का कंस्ट्रक्शन करवाता हूं, ऑफ हाउस. ओके, अब ए क्या करता है, फुलफिल नहीं कर पाया अपना प्रॉमिस. बी का घर उससे नहीं बना, पूरी कंस्ट्रक्शन नहीं कर पाया. सो ए नॉट फुलफिल्ड एंड देयर वाज अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. नाउ बी के पास क्या है, ही हैज द ऑप्शन ऑफ सब्सटीट्यूटेड परफॉर्मेंस. यहां पर अब बी के पास क्या ऑप्शन है, ऑप्शन ऑफ सब्सटीट्यूटेड परफॉर्मेंस. वो ले सकती है किससे, ए से, थ्रू थर्ड पार्टी या ओन एजेंसी, एंड कैन रिकवर जो भी एक्सपेंसेस या कॉस्ट हुए हैं वो ए से सारे एक्सपेंसेस को रिकवर कर लेगी. और जो ये काम होगा कंस्ट्रक्शन का वो किसी थर्ड पार्टी को दे देगी, भाई तुम मेरा ये काम करके दो. तो सब्सिडी या ए को कहेगी तुमसे नहीं हो पा रहा है तो आपने ही किसी जान पहचान के किसी कंस्ट्रक्शन वाले को बोल और वो बना के जाए. तो ये सेक्शन 20 का हमारा फर्स्ट रूल कहता है. सेक्शन यहाँ पे सेक्शन 14 वही कह रहे हैं ना कि जहाँ पे आपने सब्सटीट्यूटेड परफॉर्मेंस करवा ली वहां स्पेसिफिकली एनफोर्सिएबल नहीं होते हैं केसेस. सो दैट वर्ड्स योर फर्स्ट क्लोज सेज. नाउ सेक्शन 20 का ही सेकंड क्लोज क्या कहता है, दैट नो सब्सटीट्यूटेड परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट अंडर सेक्शन 21 shall be undertaken unless B has given a notice in writing of not less than 30 days to A to call upon a perform such contract. यहां पर बी जो फॉल्ट जिसके साथ ब्रीच हुई है, सफरिंग पार्टी जो है, वो सब्सटीट्यूटेड परफॉर्मेंस कब तक नहीं करवाएगी, जब तक वो विद इन 30 डेज का नोटिस किसको न दे, ए को नोटिस. ओके, नोटिस देना बहुत जरूरी है बच्चे. नोटिस से क्या होगा, एक तो ए को ध्यान में रहेगा कि हाँ हम अपना काम करने में चूक रहे और अभी हमारे पास टाइम है, हम कर सकते हैं. इफ देयर इज अ एनी कोई भी डिस्क्रिपेंसी है या कोई लिमिटेशन है जिसकी वजह से हम नहीं कर पा रहे हैं, तो विद इन 30 डेज हमें एक नोटिस मिला हुआ है, हमें वो कवर करना है. सो बी को एकदम से सब्सटीट्यूटेड परफॉर्मेंस नहीं करवानी है कि सपोज ए ने आज मना किया तो तुरंत ही कल एक थर्ड पार्टी को ढूंढ के ले आए और काम करवाना शुरू कर दिया. नो, विदाउट एनी नोटिस टू ए. उनको 30 डेज ए के लिए रखने हैं, 30 डे का एक नोटिस देना है ताकि ए के एक माइंड में रहे कि हमें काम करना है. ओके, बी हैज गिवन अ नोटिस इन राइटिंग. नोटिस किस में होना चाहिए, राइटिंग में होना चाहिए. ऑफ नॉट लेस देन 30 डेज टू ए टू कॉल अपॉन. उनको ये नोटिस किस लिए होता है, टू
call upon to perform such contract and on the refusal of A, by chance जैसे ही नोटिस आया A अगर तुरंत ही रिफ्यूज कर देता है, रिफ्यूजल हो जाता है, then B may get the same performed by C or any third party. बट अगर A रिफ्यूजल नहीं दे रहा है तो इसका मतलब उसमें अभी भी करने की तमन्ना है, करने की जान है और वो काम करेगा, उसने अभी तक पूरा रिफ्यूज नहीं किया है. सो टिल देन यू हैव टू वेट. ओके, बट इसके अंदर भी एक चीज प्रोवाइडेड है, क्या? बी तब तक ए से एक्सपेंसेस क्लेम नहीं कर सकता जब तक वो थर्ड पार्टी जैसे सी या कोई एजेंसी से परफॉर्मेंस पूरी ना करवा ले. जब तक परफॉर्मेंस होगी तभी क्लेम करेंगे. सो थर्ड पार्टी जो ये है, जब तक ये फुल परफॉर्मेंस ना करे या फुल कॉन्ट्रैक्ट फुल ना करे तब तक नो क्लेम. ओके, नो क्लेम आप तब तक नहीं ले सकते. जैसे ही वो कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल हुआ तभी क्लेम होगा. ऑल राइट, देन कम टू द थर्ड क्लोज. दिस वाज द सेकंड. थर्ड क्लोज ऑफ सेक्शन 20 हम कर रहे हैं क्योंकि बच्चे 14 में जस्ट सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस बोला गया है और सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस आपको पता होनी चाहिए कि सेक्शन 20 में कैसे की जाती है. नाउ द थर्ड क्लोज सेज दैट वेयर बी हैज गोट द कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म्ड बाय द थर्ड पार्टी सी या उसकी एजेंसी से आफ्टर गिविंग नोटिस, जो ये सेक्शन 20 क्लोज 2 में नोटिस देना था, इसके बाद जैसे रिफ्यूजल हुआ या टाइम 30 डेज का इलैप्स हो गया, तो बाय चांस बी ने जब वो थर्ड पार्टी से काम करवा लिया, देन अब बी एंटाइटल नहीं है ए से स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का रिलीफ क्लेम करने के लिए. ठीक है, अब बी का काम हो गया, उसने ए से एक्सपेंसेस ले लिए थे, थर्ड पार्टी से काम भी करवा लिया, तो अब क्यों वो वापस ए के पास जाएगा और कहेगा मेरा घर कंस्ट्रक्ट कर, जब ऑलरेडी हो चुका है. सो बी यहां पर क्या है, बी कैन नॉट क्लेम स्पेसिफिक परफॉर्मेंस. ओके, बी क्लेम स्पेसिफिक परफॉर्मेंस फ्रॉम ए. राइट बच्चे, ए इसका वो रिलीफ नहीं ले सकता, नो रिलीफ. समझ में आया? तो सेक्शन 14 बात कर रहा था कॉन्ट्रैक्ट्स जिनको आप स्पेसिफिकली एनफोर्स नहीं करवा सकते, और उसमें द वेरी फर्स्ट जो हमें दिया गया था वो ये था जिसकी आपने सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस ले ली है. ठीक है, ऐसे ही 14 का क्लोज बी को और कौन से केस है जिसको आप स्पेसिफिकली एनफोर्स नहीं कर सकते? देन इज ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसकी परफॉर्मेंस के अंदर एक और परफॉर्मेंस है, मींस देयर इज अ कॉन्टिन्यूअस परफॉर्मेंस, कॉन्टिन्यूअस परफॉर्मेंस चल रही है, देयर इज परफॉर्मेंस इनसाइड वन परफॉर्मेंस. तो ऐसे केसेस को भी कोर्ट एनफोर्स नहीं करवा सकती, ये भी नॉट एनफोर्सिएबल. वाई? क्योंकि बच्चे कंटिन्यू वर्क है, कोर्ट कब तक नजर रखे रहेगी, हाँ भाई ये काम इसका चल रहा है कि नहीं. सपोज कीजिए आप कंस्ट्रक्शन का ही ले लीजिए, अब कंस्ट्रक्शन में है, कोर्ट डेली नहीं देख सकती ना कि भाई डेली उसके काम हो रहा है कि नहीं, सीमेंट आ रही है कि नहीं, ईंटें आ रही हैं कि नहीं, मिस्त्री लगे हुए हैं कि नहीं. सो दिस इज नॉट द वर्क ऑफ कोर्ट, कोर्ट कैन नॉट सुपरवाइज दिस, सुपरवाइज continuous performance. all right, then is next और कौन से है जिनका स्पेसिफिकली एनफोर्सिएबल नहीं करवा सकते? दिस इज कॉन्ट्रैक्ट, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट विच इज डिपेंडेंट ऑन द पर्सनल क्वालिफिकेशन ऑफ द पार्टीज. पर्सनल क्वालिफिकेशन ऑफ पार्टीज की जिसमें पर्सनल क्वालिफिकेशन चले, आप उसको नहीं यूज कर सकते स्पेसिफिकली एनफोर्समेंट करवाने के लिए. दैट कोर्ट कैन नॉट एनफोर्स स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ इट मटेरियल टर्म्स. एग्जाम्पल सपोज कीजिए पेंटिंग है, सो पेंटिंग तो सिर्फ वही पेंटर ही बना सकता है ना, और आप उसको कंपेल नहीं कर सकते पेंट करने के लिए. इफ ही रिफ्यूज्ड, यस ही डोंट वांट टू पेंट फॉर यू, सो इसकी भी स्पेसिफिकली इन्फॉर्मेंस नहीं हो सकती, सो इट्स अ नो. देन और कौन सा केस है? ये तीन केसेस तो पता लग गया आपको, एक सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस वाला, एक जिसमें कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी फुलफिल हो गया है और अब आपको रिलीफ नहीं मिलेगी, सॉरी दिस वन कॉन्टिन्यूअस परफॉर्मेंस वाला जिसमें कॉन्टिन्यूअस परफॉर्मेंस है, एंड द थर्ड जिसमें पर्सनल क्वालिफिकेशन है, एंड द लास्ट इज कॉन्ट्रैक्ट विच इन इट्स नेचर डिटर्मिनेबल. ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो ऑटोमेटिकली ही खत्म हो गए हैं, कुछ टाइम पीरियड के बाद लगा लो, या सब्जेक्ट मैटर खत्म हो गया है जिसके बेस पर वो कर रहे थे, सो विच आर ऑलरेडी
डिटर्मिनेबल। और डिटर्मिनेबल के बहुत सारे केसेस होते हैं, टाइम इलैप्स हो गया है, या मैटर जो है वो इलैप्स हो गया है, या पार्टीज की डेथ हो गई है। ठीक है, ये कुछ केसेस हैं जिनमें आप उनको स्पेसिफिकली एनफोर्समेंट नहीं करवा सकते। ऑलराइट, सपोज कीजिए ये पेंटर वाले ही ले लीजिए, तो पर्सनल क्वालिफिकेशन थी। सपोज कीजिए वो पेंटिंग करवा रहे हैं और पेंटर की डेथ हो जाती है, तो वो अब इस केस में आ जाएगा, क्योंकि डेथ होते ही वो खुद से ही कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी ही खत्म हो गया है, ऑलरेडी फिनिश्ड। All right, now we will do section 14A. Section 14A बात करता है बच्चे power of the court to engage experts. ओके, ये भी हमारा अमेंडमेंट के थ्रू आया है, 14A अमेंडमेंट ऑफ 2018। तो इसमें क्या है, बिना सीपीसी सिविल प्रोसीजर कोड के प्रोविजंस को छेड़ते हुए हम उनको नहीं टच कर रहे हैं, उनमें जो ऑलरेडी लिखा हुआ है फिर हमें वही फॉलो करने हैं, उनको बिना टच किए। इन एनी सूट, अगर कोर्ट को नेसेसरी लगता है तो डिस्क्रिशन या फिर डिस्क्रिशनरी टू गेट एक्सपर्ट ओपिनियन टू असिस्ट इट ऑन एनी स्पेसिफिक इशू इन्वॉल्व्ड इन द सूट। इफ कोर्ट थिंक्स, अगर उनको लगता है कि कहीं पे एक्सपर्ट ओपिनियन चाहिए या एक्सपर्ट की नीड है, तो वो ये करवा सकते हैं, दे कैन गो दिस। इट में engage one or more experts and may secure their attendance for providing the evidence including the production of documents. ठीक है, they can engage the experts for this. Then is कोर्ट में रिक्वायर डायरेक्ट एनी पर्सन की जो भी रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स या इंफॉर्मेशन है वो एक्सपर्ट को दीजिए या उन्हें एक्सेस दीजिए फॉर इंस्पेक्शन ऑफ दोज गुड्स एंड प्रॉपर्टी। ठीक है ना, कोई प्रॉपर्टी है, कोई डॉक्यूमेंट है जो कि आपको लगता है कि वो एक्सपर्ट के पास होना चाहिए, एक्सपर्ट्स को एक बार चाहिए, तो आपको वो एक्सपर्ट्स को देना पड़ेगा। रेलिवेंट डॉक्यूमेंट या रेलिवेंट इंफॉर्मेशन यू हैव टू गिव देम टू द एक्सपर्ट। देन इज द ओपिनियन या रिपोर्ट जो भी एक्सपर्ट देंगे दैट शेल फॉर्म द पार्ट ऑफ द रिकॉर्ड ऑफ द सूट, जो वो सूट होगा उसका रिकॉर्ड के तौर पर वो बनेगी। वो जो भी सूट आएगा उसमें एक्सपर्ट के द्वारा जो भी स्टेटमेंट दी गई है, जो भी डॉक्यूमेंट दिया गया है वो आप लगाओगे, एंड कोर्ट या एनी पार्टी विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट में एग्जामिन एक्सपर्ट पर्सनली फॉर एनी मैटर रेफर्ड बाय हिम। ठीक है, एक्सपर्ट के द्वारा कोई भी चीज है तो उस एक्सपर्ट को भी एग्जामिन किया जा सकता है। All right, then third is expert shall be entitled to such fee, cost, expenses as court may fix, which must be payable by the parties in such proportion. Expert अगर हायर किया गया है और उसकी अगर नीड पड़ी तो एक्सपर्ट के जितने भी एक्सपेंसेस बनेंगे, कोस्ट बनेगी, वो उसको दी जाएगी। फीस आप एक तरीके से लगा लीजिए फी, राइट, कोई फ्री में काम नहीं करेगा। So this is basically section 14 and 14A of Specific Relief Act 1963 tells us, and you should know each and every example and each and every clause of section 14 क्या कहता है, section 14 कैसे section 20 से relate करता है, आपको इस सब की knowledge होनी चाहिए। And with this session is over. I hope you understood today's session, you enjoyed it. Comment me अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो बताइए, and have a good day. Thank you.